वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन रीड मैथमेटिक्स क्लास में त्रिभुजों की समरूपता की। इसके आगे अपन चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में बताया था कि चर्चा करेंगे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के लिए इसके अनुप्रयोग जो होते हैं उन अनुप्रयोगों पर अपन चर्चा करेंगे। अनुप्रयोगों में देखें तो सबसे पहले अपने पास एक तथ्य आता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा तथ्य है वो? सबसे पहले बात करें अपन किसकी? समकोण त्रिभुज की। बात करते हैं अपन किसकी? समकोण त्रिभुज की। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये कंडीशन है कि एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है एबीसी। ये कोई समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसका बी कोण समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? कर्ण पर बना वर्ग है। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है ये तो क्या होगी? लंब। और ये क्या होगी? आधार। और ये क्या होगी? कर्ण। जो तिरछी रेखा है वो क्या होगी? कर्ण। जो 90 डिग्री का कोण है वो लंब। और लंब जिस भुजा पे गिरता है, किस भुजा पे गिर रहा है? AB लंब है किस भुजा पे? BC पे। तो वो हो गई आधार और ये तिरछी रेखा कर्ण। अब देखिए कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर। अन्य दो भुजा कौन सी बच गई? कर्ण के अतिरिक्त लंब और आधार। तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर और BC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। तो ये वर्गों स्क्वायर हो गया और ये योग। तो ये तथ्य होता है। इस तथ्य को अपन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस तथ्य को अपन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब इस पर आधारित अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सीधा सा है कि मान लीजिए आप एक समकोण त्रिभुज दे दिया एबीसी और उसमें कह दिया कि AB है वो 5 सेंटीमीटर है, BC है वो 4 सेंटीमीटर है, या ये मान लो कि 3 सेंटीमीटर है। तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB का मान 5 का स्क्वायर, BC का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा? 34। तो AC का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट 34। चलो AC स्क्वायर तो आ गया 34 और AC बराबर स्क्वायर उठाएंगे तो ये अंडर रूट। तो इस कर्ण का मान कितना आ गया? अंडर रूट 34। अब इस पर देखो आधारित एक रिजल्ट है कि एक समकोण त्रिभुज में जिस शीर्ष पर समकोण बना हुआ है, यहां पर देखें तो किस शीर्ष पे समकोण बना हुआ है? B शीर्ष पे समकोण बना हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज में जिस शीर्ष पे समकोण बना हुआ है उस शीर्ष से सामने की भुजा पर यदि लंब खींचा जाए, समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब खींचा जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप होते हैं तथा परस्पर ये आपस में भी समरूप होते हैं। क्या बताया मैंने? समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा, आपको पता है समकोण के सामने सदैव कौन सी भुजा होगी? कर्ण होगी। तो समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज। तो लंब के एक ओर तो ये इसको डी मान लें, तो एक ओर तो कौन सा बना है? ABD। तो त्रिभुज ABD समरूप है किसके? त्रिभुज
एबीसी की, और त्रिभुज दूसरा ये है बीडीसी, बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, और दोनों आपस में भी समरूप हैं, तो त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है जिस पर आधारित कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दोबारा देखिए, समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब, तो ये लंब डाला गया, समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा कर्ण पर बीडी लंब डाला गया। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो लंब के एक और त्रिभुज बन रहा है एबीडी और एक और बन रहा है बीडीसी। तो ये दोनों त्रिभुज अलग अलग से समकोण त्रिभुज के समरूप है। देखिए पहले एबीडी की बात करें, तो एबीडी और कंप्लीट जो पूरा ट्रायंगल है एबीसी उसके क्या है, समरूप है। फिर दूसरे भाग की बात करें, लंब की दूसरी साइड कौन सा है, बीडीसी, ये बीडीसी भी क्या है, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी के समरूप है। और ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप है, कारण भाई एबीडी एबीसी के समरूप और बीडीसी भी किसके समरूप, एबीसी के। जब ये दोनों एक ही त्रिभुज के समरूप हैं तो दोनों आपस में भी समरूप होंगे। तो इस पर आधारित आपसे कोई रिजल्ट पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको कहते हैं कि एबीडी समरूप एबीसी, बीडीसी समरूप एबीसी, तो बताइए एबीडी और बीडीसी में क्या संबंध होगा। तो एबीडी और बीडीसी में क्या संबंध होगा, ये एबीडी और ये बीडीसी दोनों छोटे त्रिभुज आपस में, तो एबीडी एबीसी के समरूप, बीडीसी एबीसी के समरूप, तो एबीडी और बीडीसी में आपस में क्या संबंध होगा, एबीडी और बीडीसी भी परस्पर आपस में समरूप होंगे। तो ये रिजल्ट अपने से पूछ सकता है। अब देखिए चर्चा करते हैं अपन इसके आधारित एक और अनुप्रयोग की, जिसको अपने क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, क्षेत्रफल प्रमेय के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर प्रमेय के अंदर नहीं जाना, आपको रिजल्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आता है। किस प्रकार हल करेंगे देखना। क्वेश्चन इस तरह से है कि अपने पास मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक तो हो गया त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज मान लीजिए अपने पास है डीईएफ, एक त्रिभुज अपने पास है डीईएफ। तो कंडीशन क्या है इन दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये अपने को दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की। अपना जो रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए यहां पे क्या रिजल्ट है कि दो समरूप त्रिभुज होंगे, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके तुल्य होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के तुल्य होगा। यानी ये कंडीशन होगी, दो समरूप त्रिभुज अपने पास एबीसी और डीईएफ है, तो देखो इसको मैं ए आर अपन देखें तो ये पूरी मीनिंग होती है ए आर ई ए, एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्या होता है, क्षेत्रफल, और इसको शॉर्ट में अपन यूज करें ए आर के रूप में। तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी, अनुपात को अपन फ्रिक्शन भिन्न के रूप में भी शो कर सकते हैं, जैसे 3:5 है तो इसको 3/5 भी लिखा जा सकता है। तो एरिया एबीसी और अनुपात का मतलब बटे में भी लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ डीईएफ, यानी दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों का अनुपात नहीं है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। उनकी संगत भुजा, तो संगत भुजा AB के संगत DE, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर, ये भी हो सकता है BC के संगत EF भी हो सकती है, तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तीसरी बच गई अपने पास AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो ये रिजल्ट अपने पास आता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात और फिर अनुपात का ये वर्ग। ये तो हो गया अनुपात AB अपॉन डी, फिर ये वर्ग BC अपॉन EF अनुपात हो गया, ये वर्ग हो गया AC अपॉन DF अनुपात। तो माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC, शीर्ष A के सामने की भुजा है BC और इसका मध्य बिंदु है D। तो A को D से मिला दें तो AD क्या हो गया? माध्यिका। शीर्ष B है, B के सामने कौन सी भुजा है? AC, इसका मध्य बिंदु मान ले E, तो B क्या हो गई? माध्यिका। शीर्ष C के सामने की भुजा है AB, तो इसके मध्य बिंदु को अपन मिलाएं, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु F है, तो CF क्या हो गई? माध्यिका होगी। इस प्रकार AD, BE व CF तीनों ही क्या है? माध्यिकाएं हैं। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। अब अपनी जो क्षेत्रफल प्रमेय है वो कैसे इस पर लागू होती है? देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज अपने पास ये ABC और एक त्रिभुज है ये DEF। तो एक ABC के लिए माध्यिका मान ले अपन क्या है? AD है, और इसके लिए मान ले अपन माध्यिका DP मान ले, या चलो इसके लिए AM मान लो, इसके लिए मान लो DN। तो A के सामने की भुजा BC का मध्य बिंदु है, D के सामने की भुजा EF का मध्य बिंदु है, तो यहां पर AM और DN क्या हो गई? माध्यिकाएं हो गई। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF बराबर, यहां माध्यिका है AM और यहां AM का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां है DN, तो DN का स्क्वायर। यानी दो समरूप त्रिभुज, यहाँ ABC और DEF क्या थे? पहले से ही समरूप थे, तो दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं, इसकी माध्यिका AM है, इसकी माध्यिका DN है, तो माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब इसमें क्वेश्चन में एक ही अनुपात लिखा जाता है, एक ही माध्यिका का अनुपात लिखा जाएगा। वहां भुजा पे मैंने तीनों भुजाओं को लिख के बताया, वहां भी आप क्वेश्चन हल करोगे तो एक ही भुजा का लिखा जाएगा। यहाँ भी तीनों माध्यिकाएं अपन लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न हल करते समय एक माध्यिका के लिए पूछेगा तो एक माध्यिका के अनुपात से ही काम चल जाएगा। अब देखिए, इसी पर आधारित एक रिजल्ट और है, और वो है शीर्ष लंबों से संबंधित। तो पहले बात आती है कि एल्टीट्यूड शीर्ष लंब कहते किसे हैं? तो देखिए, पहले तो ये देखेंगे कि शीर्ष लंब त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे देखिए, ये कोई त्रिभुज है ABC, तो शीर्ष A से सामने की भुजा BC पर ये लंब डाला गया, जिसको नाम दे देते हैं अपन AD। B से मान लीजिए सामने की भुजा AC पे ये लंब डाला गया BE, और C से मान लीजिए सामने की भुजा AB पे ये लंब डाला गया CF।
अब देखो शीर्ष लंब और माध्यिका में एक अंतर होता है, माध्यिका जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का कोण बनाए, जबकि शीर्ष लंब हमेशा क्या बनाएगा, लंब शब्द आ रहा है तो 90 डिग्री का कोण अनिवार्य रूप से बनाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडी बी व सीएफ क्या है, शीर्ष लंब है। अब अपनी क्षेत्रफल प्रमेय इस पर कैसे लागू होती है, तो देखिए मान लीजिए अपने पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं एबीसी और दूसरा त्रिभुज अपने पास पीक्यू आर। अब इसका एक शीर्षलंब ले लेते हैं अपन क्या, एएम, और इसमें शीर्षलंब ले लेते हैं पीएम। ये यहाँ पे 90 डिग्री को शो कर देते हैं, दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो रिजल्ट क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ है। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब हो सकते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्षलंब होंगे। लेकिन यहां पर रिजल्ट में अपन लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ एक शीर्षलंब का आएगा, यानी एम का स्क्वायर अपॉन पीएन का स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी रिजल्ट को अपन भाषा के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह आ जाएगा इसका भाषा के रूप में रिजल्ट। तो देखिए मुख्य रूप से ये अपने जो कॉन्सेप्ट थे क्षेत्रफल प्रमेय पे, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित। अब एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट और बचता है और उसके बाद में अपन करेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए वो क्या कॉन्सेप्ट है, शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा क्या करती है, ये सम्मुख या सीधा लिख दें सामने, शीर्ष के सामने, शीर्ष के सामने की भुजा को अन्य दोनों भुजाओं के बराबर अनुपात में विभाजित करती है। दोबारा सुनिए, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा शीर्ष के सामने की भुजा को क्या करती है, अन्य दोनों भुजाओं के बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये स्थिति होती है, देखिए मान लीजिए ये अपने पास एबीसी कोई त्रिभुज है और शीर्ष एक का किसी भी कोण के, किसी भी शीर्ष कोण के, तो यहां पर मैं शीर्ष कोण कौन सा ले रहा हूं, ए, किसी भी शीर्ष कोण के ले लो, बी ले लो, सी ले लो, किसी के भी, तो मैं ले रहा हूं ए शीर्ष। तो ए शीर्ष की समद्विभाजक रेखा, तो ये मैंने एक शीर्ष को, ए शीर्ष पे जो कोण बना हुआ है ए शीर्ष पे जो कोण बना हुआ है ए, इस कोण ए को मैंने क्या कर दिया, समद्विभाजक कर दिया। तो इसका समद्विभाजन करते ही मेरे पास ये एएम है, ये समद्विभाजक रेखा प्राप्त हुई। चलो ए मान लो, नहीं एडी मान लो, तो मेरे को ये एडी क्या है, कोण ए की समद्विभाजक रेखा प्राप्त हुई। अब ये एडी समद्विभाजक रेखा क्या करती है, देखो आगे, यो समद्विभाजक रेखा ये करती क्या है, शीर्ष के सामने की भुजा को, तो शीर्ष के सामने की भुजा कौन सी है, बीसी, उसको क्या करती है, अन्य दोनों भुजाओं, तो सामने की बीसी तो आ गई, अन्य दो भुजा कौन सी होती है त्रिभुज की, एबी और एसी, इन अन्य दो भुजाओं के अनुपात में
बराबर विभाजित करती है, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यानी पहले तो शीर्ष के सामने की भुजा का अनुपात क्या होगा, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। शीर्ष के सामने की भुजा को, तो शीर्ष के एक ए शीर्ष है, ए शीर्ष के सामने की भुजा कौन सी होगी, BC। तो सामने की भुजा का अनुपात क्या हो गया, BD अपॉन DC। ये बराबर होगा किसके, अन्य दोनों भुजाओं के बराबर अनुपात में। तो अन्य दोनों भुजाएं, पहली भुजा AB और दूसरी AC। ये रिजल्ट अपने को प्राप्त होता है और इस रिजल्ट पर क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अब हमने पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित देखा कॉन्सेप्ट, फिर हमने देखा क्षेत्रफल प्रमेय पर आधारित कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात शीर्ष स्तंभों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से यदि शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा खींची जाए तो सामने की भुजा का जो अनुपात होगा वो बाकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, इन पर आधारित अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ की तुलना करने पर कोण डी का मान क्या होगा, जबकि कोण बी बराबर 60 डिग्री और सी बराबर 40 डिग्री है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ अपने को दो त्रिभुज दिए हुए हैं और इसमें कहा है कि कोण बी इक्वल 60 है, सी इक्वल 40 है। तो आपको कोण डी का मान बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसकी जो भुजा है AB, AB के संगत, इस AB के संगत इसमें कौन सी भुजा होगी, DF। AB के संगत क्योंकि ये त्रिभुज सीधा है, ये त्रिभुज क्या है, उल्टा। तो AB की इसको ऐसे, इसको अगर अपन सीधा करें यानी इस भुजा को पकड़ के इस भुजा को पकड़ के सीधा करें तो DF के संगत कौन सी होगी, AB। तो AB के संगत DF, तो AB का मान कितना है 3.8 और DF का कितना है 7.6। दशमलव उठाएंगे तो 38/76। तो दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ की तुलना करके आपको कोण डी का मान बताना है, जबकि बी इक्वल दे रखा है 60 और सी इक्वल दे रखा है 40। तो देखिए बी इक्वल है 60 और सी इक्वल है 40। तो सबसे पहला काम देखो, अगर अपन इनकी संगत भुजाएं देखें तो AB की संगत है DF, तो 3.8/7.6 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। BC के संगत देखें तो क्या है EF, 6/12 काटेंगे तो 1/2। जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो तीसरी भुजा AC अपॉन DE या ED, इसका अनुपात ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इन बातों से क्या जाहिर हो रहा है, इन बातों से ये जाहिर होता है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखिए समरूप है तो ये त्रिभुज तो देखो सीधा है ABC, ये उल्टा है DEF। तो यहाँ पर A कोण के इक्वल कौन सा है, D है। अपने को इसने क्या कहा है कि D का मान क्या होगा, तो देखिए B और C का मान दे रखे हैं 60 और 40। तो A का मान कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 60 और 40 तो ये कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर कोण A किसके बराबर है, D के। तो A का मान कितना है 80, तो D का भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ये C, 80 डिग्री आंसर। अब देखिए 12 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 12 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि पर छाया की लंबाई है 8 मीटर। तो देखिए ये 12 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार है, ठीक उसी समय एक मीनार, उस मीनार की जो छाया की लंबाई है वो दे रखी है अपने को, मीनार की ऊंचाई नहीं दी है। मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है अपने को 56 मीटर। तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई को अपन क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब देखिए यहां भी क्या होगा, ये स्तंभ क्या है ऊर्ध्वाधर, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मीनार भी ऊर्ध्वाधर, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर यहाँ पर अपन को शॉर्टली देखें कैसे हल करेंगे, तो इन क्वेश्चनों में कि जब आपको दो आपको एल्टीट्यूड दे रखे हैं, दो ऊर्ध्वाधर लंबाई के आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो है स्तंभ और एक है मीनार। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये मान लेना है कि ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं हमेशा। मैं थोड़ा सा रीजन बता देता हूं, यहाँ पर B, यहाँ पर Q,
बराबर 90 90, यहां पर C और यहां पर R। ये क्या है? शेडो से निर्मित कोण है, छाया से निर्मित कोण है। दो कोण बराबर हो तो नियम नंबर 2 बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो आपको इतनी गहरा में नहीं जाना, आपको ये मान लेना है कि ये दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। अब आपको क्या करना है? केवल उन भुजाओं को अनुपात में रखना है जिनका मान या तो दिया हुआ है या फिर पूछा है। जिनका मान न तो दिया है न पूछा है, उनको अनुपात में लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए AB क्या है? यहाँ पर लंब। इसी प्रकार PQ भी क्या है? लंब। इसमें लंब दिया हुआ है, इसमें पूछा है, जरूरत है लिखेंगे इसको। तो संगत भाई दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो क्या लिख देंगे? AB और AB लंब है तो इसमें संगत लंब कौन सा है? PQ। तो AB बटे PQ बराबर, फिर देखें तो इसमें छाया के रूप में क्या है? आधार BC और इसमें क्या है? QR या RQ। अब यहां से एक रिजल्ट देखिए, अपने को AC को देखे अपन AC और इसके संकरण, AC क्या है? करण, और इसमें संगत करण क्या है? PR। इनका मान न तो दिया हुआ है नहीं पूछा है, तो इनका यूज अपन नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। इसका दिया हुआ था, इसका पूछा था, लिख लिया। इसका इन दोनों का दिया हुआ था, काम में ले लिया। अब देखो इनका मान लिखते हैं। AB का मान कितना है? 12। PQ का मान कितना है? H। फिर देखिए अपन BC का मान कितना है? 8 और RQ का मान कितना है? 56। 8 एकम 8, 8 7 56। अब गुणा करें तो H को 1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? H और 12 को 7 से गुणा करें तो कितना आएगा? 84। तो यहाँ पर 84 मीटर की आ जाएगी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ये मीनार की ऊंचाई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार के सहारे टिकाने पर वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी? देखो इस प्रकार से क्वेश्चन है। ये मान लीजिए AB, ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। AB है वो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है। AB 10 मीटर की लंबी सीढ़ी है, बिल्कुल गलत। AB CD नहीं है। यहां पर सबसे पहले इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। आपको सीढ़ी वाला प्रश्न आते ही आपको क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। अब देखिए सीढ़ी को जब भी अपन खड़ा करते हैं तो सीढ़ी बिल्कुल ऐसे दीवार की चिपका के खड़ी नहीं की जाती। सीढ़ी को हमेशा थोड़ा सा उसको क्या किया जाता है? तिरछा खड़ा किया जाता है। थोड़ा सा सीढ़ी क्या होती है? स्लोप में होती है, ढलान के रूप में होती है। तो ये जो AC है ये तो क्या है? सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और दीवार के सारे, ये मान लीजिए AB क्या है? दीवार है। इस दीवार के सारे मैंने ये AB तो दीवार है और इस दीवार के सारे मैंने सीढ़ी AC को खड़ा किया है। तो वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी क्या होती है? ये भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक, यानी यहां तक इसका जो सीढ़ी का मुंह है, सीढ़ी का जो सिरा है वो A बिंदु तक पहुंचता है, जो कि भूमि से कितना है? 8 मीटर की ऊंचाई पर है। कई प्रश्नों में ऐसे भी देता है कि 8 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई एक विंडो तक या खिड़की तक पहुंचती है, वो एक ही बात है। अब देखो आगे क्या कह रहा है? दीवार के आधार से, तो ये दीवार है तो दीवार का आधार B, तो दीवार के आधार से यानी बिंदु B से क्या पूछा है? सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का एक सिरा तो ऊपर चला गया, निचला सिरा C की दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। AC का मान दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, AB का मान दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 × 10 100, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64 और ये BC स्क्वायर। ये 100 64 को इधर ले -64 बराबर BC स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 36 बराबर BC स्क्वायर। ये 36 यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर हटाएंगे तो ये √ तो 6 बराबर BC या BC बराबर 6। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी होगी? 6 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, यह अपना क्षेत्रफल प्रमेय पर आधारित है। त्रिभुज ABC और DEF आपको क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। यानी ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है और ये समरूप दे रखा है किसका? त्रिभुज
DEF के बराबर नहीं समरूप दे रखे हैं। त्रिभुज ABC और DEF क्या है? समरूप है। AB दे रखी है 2.2, DE दे रखी है 3.3। आगे देखिए ABC अनुपात DEF इसने पूछा है। तो देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF बराबर, मैंने आपको बताया था कि प्रश्न को हल करते समय केवल एक भुजा के अनुपात से काम चल जाएगा, वहां पर तीनों भुजाओं का अनुपात लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक भुजा का अनुपात दिया है, बाकी दो भुजाओं का मान नहीं दिया तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाकी का भी इनके बराबर ही होता है। तो AB अपॉन DE, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, यही होता है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AB अपॉन DE, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AB अपॉन DE, दोनों पर स्क्वायर है, एक साथ ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे अपन चले तो ये तो चलेगा ऐसे कैसे, तो AB का मान दे रखा है अपने को कितना 2.2 और DE का मान दे रखा है 3.3 और ये होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं, देखो 22/33, ऊपर वाला दशमलव उठाएंगे तो नीचे 10 और नीचे वाला उठाएंगे तो ऊपर 10 और ये होल स्क्वायर, दशमलव उठा दिया 10 से 10 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, तो अपने पास कितना बचा 2/3, इसका होल स्क्वायर कितना होता है 4/9 बराबर की क्या चल रहा है ABC अपॉन DEF का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/9 को अनुपात में लिखेंगे तो 4:9, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 4:9। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है जबकि PQR का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB इक्वल 2.1 है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो दो त्रिभुज दे रखे हैं अपने को ABC और PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ABC का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, PQ का दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों समरूप है तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR बराबर संगत भुजा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ABC का मान कितना है 16, PQR का मान कितना है 9, AB का मान दे रखा है अपने को 2.1 और ये PQ का मान अपने से पूछा है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लगाए या दोनों पे ना लगा के एक साथ होल स्क्वायर कर दे, एक ही बात इस क्वेश्चन में बता चुके हैं, बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए 16/9 इक्वल 2.1 अपॉन PQ स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4/3 2.1/PQ, वज्र गुणा करें तो 4 गुणा PQ बराबर 3 गुणा 2.1, तो PQ बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2.1 अपॉन 4, तो PQ इक्वल 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6.3/4। अब यदि 4 का भाग अपन 6.3 में दें तो अपने पास आता है 1.575 मीटर, तो PQ की लंबाई आ जाएगी ये, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए करेक्ट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सही। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो वे त्रिभुज होंगे, तो ध्यान देना दो त्रिभुज समरूप हो और उनके क्षेत्रफल क्या हो समान हो, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप और क्षेत्रफल क्या है समान। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पर में से देखें तो समरूप त्रिभुज है और क्षेत्रफल समान है, तो दोनों के क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लेता हूं, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF, मान लीजिए ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं और ये इनकी संख्या भुजा हो गई AB स्क्वायर DE स्क्वायर। अब इनके क्षेत्रफल क्या है समान है, मान लीजिए इसका 1 है तो इसका भी 1 वर्ग इकाई है, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल वज्र गुणा करें तो DE स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर है दोनों का वर्गमूल ले तो AB इक्वल DE। इस प्रकार अपन दूसरी भुजा लें BC अपॉन EF, तो BC इक्वल EF आ जाएगा। इस प्रकार यदि अपन AC अपॉन DF ले तो AC इक्वल DF आ जाएगा, यानी तीनों भुजाएं बराबर आ जाएगी। इसका मतलब त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग सम।
तो दो त्रिभुज समरूप हो, तो दो त्रिभुज समरूप हो और उनके क्षेत्रफल क्या हो, समान हो, तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, समकोण समबाहु समान नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी क्या है, 90 डिग्री है। ये इस प्रकार से मान लीजिए, ये कोण सी हो गया, ये ए, ये बी, कोण सी दे रखा अपने को कितना, 90 डिग्री। तो ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य होगा, ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी अंडर रूट ए सी, ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए सी स्क्वायर। तो देखिए सी 90 है और ये क्या है, समद्विबाहु भी है, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ध्यान दीजिए कभी भी ए बी भुजा भाई यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये बी सी क्या हो गया लंब, और ए सी क्या हो गया कर्ण। चलो इसको ऐसे नहीं समझ के इस चित्र से समझ लो, ये लीजिए ए सी बी, तो सी क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये तो क्या हो गया कर्ण। तो कर्ण तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो वो तो इसके इक्वल, कर्ण न तो लंब की इक्वल हो सकती है न ही आधार की इक्वल हो सकती है। तो क्या होगा, इक्वल कौन हो सकती है, लंब और आधार आपस में इक्वल हो सकते हैं, यानी दो भुजाएं बराबर उनको करना अनिवार्य है, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु भी है। तो अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो कर्ण स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, ऐसे कैसे, सी बी किसके बराबर है, ए सी के, दोनों भुजाएं बराबर है, तो सी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये सी बी बराबर हो गया ए सी। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ कोई संख्या नहीं है एक, यहाँ भी एक ए सी स्क्वायर, एक ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल 2 ए सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, इस आकृति में कोण ए का समद्विभाजक एडी दिया हुआ है, और ए बी इक्वल दे रखा है 6, ए बी इक्वल दिया है 6, बी डी इक्वल दे रखा है 8, बी डी इक्वल दे रखा है 8, डी सी इक्वल दे रखा है 6। तो ये कहा है कि ए सी का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आकृति में कोण ए का समद्विभाजक क्या है, एडी है, ए बी इक्वल कितना दे रखा है 6, बी डी इक्वल कितना दे रखा है 8, डी सी भी कितना है 6, ए सी का पूछा है। तो इसमें क्या बताया था, लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा सामने की भुजा को अन्य दो भुजाओं के बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो उस कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी पहले तो कोण ए के जो समद्विभाजक रेखा है एडी, कोण ए का समद्विभाजन कर रही है, सामने की भुजा बीसी के अनुपात क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी इक्वल ए बी अपॉन ए सी। तो बी डी का मान कितना दे रखा है 8 और डी सी का कितना है 6। इसी प्रकार ए बी का कितना है 6 और ए सी का पूछा है, वज्र गुणा करें तो कितना हो जाएगा 8 ए सी बराबर 6 6 36। तो ए सी इक्वल कितना हो जाएगा 36/8, तो क्या हो जाएगा 832, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 4.5 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखे हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। आपको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं जिनके क्षेत्रफल 25 और 36 है, छोटे त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है, तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका पूछी है। तो ये होगा इस कॉन्सेप्ट से कि मान लीजिए ये एबीसी और ये अपना हो गया डी एफ, ये दो समरूप त्रिभुज है, ये क्या है समरूप है, और इसकी माध्यिका हो गई मान लीजिए एएम और इसकी माध्यिका हो गई मान लीजिए डीएम। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीएफ इक्वल क्या होगा माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के, यानी एएम स्क्वायर अपॉन डीएम स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है, पहले त्रिभुज का दे रखा है 25, दूसरे का दे रखा है 36। पहले का कितना दे रखा है 25 और दूसरे का 36। क्या कह रहा है छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 है
तो आप खुद देखिए, जिसका क्षेत्रफल कम है वो त्रिभुज क्या होगा, छोटा होगा। तो एबीसी का क्षेत्रफल 25 है, तो इसकी माध्यिका एएम है, ये दे रखी है मान लीजिए 10, और दूसरा जो बड़े वाला है उसकी माध्यिका पूछिए। अब ये स्क्वायर दोनों पर है, तो दोनों पर उठा करके मैं एक साथ ऐसे लगा सकता हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25/36 बराबर 10/dn। ये स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो इसकी क्या लग जाएगा, अंडर रूट 5/6 बराबर 10/dn। वज्र गुणा करूं तो 5 × dn बराबर 10 × 6, तो क्या हो जाएगा फाइनली, dn बराबर 10 6 60 और ये 5 आ जाएगा भाग में। dn बराबर 5 का भाग 60 में लेंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। सिंपल सा है, आसानी से आप कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां। यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो, 4:9, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहां पर भी अपन दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक मान लेते हैं एबीसी और एक मान लेते हैं डीईएफ। ये आपको समझाने के लिए है, बाकी सीधा भी कर सकते हो। तो क्या होगा, दो ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाई का मतलब लंब, जो लंब होता है वही क्या होती है, ऊंचाई। तो ये मैंने माध्यिका के लिए बताया था, माध्यिका वाला आ गया, भुजा के लिए आ गया। अब जो आपको पूछा है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब एक तरह से अपन इसको क्या मान सकते हैं, शीर्ष लंब ही मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये एडी हो गया, इसमें शीर्ष लंब, और ये डीएम हो गया, इसमें शीर्ष लंब। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ बराबर शीर्ष लंब इसमें एडी और इसमें डीएम, दोनों के एक साथ अलग अलग लगा के एक साथ कर देता हूं होल स्क्वायर। अब देखिए क्या दे रखा है, ये कि त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 4:9, तो क्षेत्रफलों का पूछा है। तो चलिए बराबर इधर तो ये एबीसी अपॉन डीएफ चलता रहेगा, बराबर भुजाओं का अनुपात एडी अपॉन डीएम क्या है, एडी अपॉन डीएम एक तरह से क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात है। एडी इस त्रिभुज की ऊंचाई और डीएम इस त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये ऊंचाइयों का अनुपात है। और ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:9, जिसको मैं 4/9 लिख सकता हूं। ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 16/9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। तो फाइनली क्या हो जाएगा 16:81, ये हो जाएगा एबीसी और डीईएफ, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। एबीसी और डीईएफ दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, और एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डीईएफ का क्षेत्रफल दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईएफ इक्वल 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान क्या होगा। तो देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो इसको अपने चित्र के हिसाब से समझें, तो चलिए यहां देखिए ये त्रिभुज एबीसी हो गया और ये त्रिभुज हो गया डीईएफ, ठीक है, दोनों क्या है, समरूप है। तो एबीसी डीईएफ, अब अपने को क्या है, ईएफ का मान दे रखा है 15.4 और किसका पूछा है, बीसी का पूछा है, ये लो। तो बीसी और ईएफ क्या हो गई, संगत भुजा, बाकी से अपने कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रश्न को करते समय एक ही भुजा का अनुपात काम में आता है। तो यहाँ पर एबीसी का हो गया बीसी और ईएफ डीईएफ का हो गया कौन सा, ईएफ। एबीसी की होगी भुजा कौन सी, बीसी, और डीईएफ की कौन सी भुजा होगी, ईएफ, और दोनों के अलग अलग स्क्वायर लगा के ये होल स्क्वायर। एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 64, एबीसी का क्षेत्रफल 64 और डीईएफ का दे रखा है 121 बराबर, बीसी का मान अपने पास नहीं है लेकिन ईएफ का मान दे रखा है 15.4, ये इसका होल स्क्वायर। अब यदि मैं इसका होल स्क्वायर हटाऊं तो देखिए 64/121, इसका होल स्क्वायर हटाता हूं तो यहां रह जाएगा बीसी अपॉन 15.4 और इसके लग जाएगा अंडर रूट। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और 121 की 11, 8/11 और ये हो जाएगा BC/15.4। अब इसको हल करें तो वज्र गुणा करें तो क्या हो जाएगा 11 BC, क्या हो जाएगा 11 BC बराबर 15.4 × 8, तो BC बराबर कितना हो जाएगा
15.4 इंटू 8/11, 11 एकम 11, इसको काटे तो 11 एकम 11, बचेगा 4, फिर लग जाएगा पॉइंट, फिर 4 तो 11 चौक 44, 1.4 इंटू 8, तो फाइनली क्या हो जाएगा BC इंटू 1.4 इंटू 8, वजन गुना करें तो आएगा 11, सॉरी इनको गुना करें तो कितना आएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देखिए ये थी अपनी एक्सरसाइज जो कि त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज के विभिन्न अनुप्रयोगों पर, विभिन्न कॉन्सेप्टों पर आधारित ये अपनी एक्सरसाइज थी, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिससे एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और थर्ड ग्रेड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आपको एक तो राइट साइड में जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.